हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं रजनीश कुमार और आज हम सीपीटी का अध्ययन करेंगे। तो सीएफटी से पहले हमने वीबीटी का अध्ययन किया था। उससे पहले हमने वर्णन सिद्धांत पढ़ा था। वर्णन सिद्धांत के अंदर बताया गया था दो प्रकार की संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। वीबीटी के अंदर बताया गया था अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो सहसंयोजक बंध होता है एक तरीके का। और सीएफटी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है जो है, इसका जो नाम है वो होता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। हिंदी में क्या नाम होगा इसका? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? बेथे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और इन्होंने पहला प्रयोग अपना किया था वो आयनिक क्रिस्टल पर किया था। किस पर किया था? आयनिक क्रिस्टल पर किया था। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने बताया भी जो धातु होती है वो धनायन होती है और जो लिगेंड होता है वो ऋणायन होता है। तो ये दोनों आपस में जैसे बंध बनाते हैं तो कौन सी प्रकृति का बनाते हैं? आयनिक प्रकृति का बनाते हैं। क्यों? लिगेंड या तो ऋणायन होगा। अगर लिगेंड ऋणायन ना होकर उदासीन होगा तो वो किसका निर्माण करेगा? द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण करेगा, डाइपोल का निर्माण करेगा। डाइपोल के अंदर क्या होता है? एक सिरा होता है वो प्लस होता है, एक सिरा माइनस होता है ना। तो कुल मिला के बेथ ने बताया था इसके अंदर जो अध्ययन करेंगे वो आयनिक मान के किया जाएगा। जो मेटल धातु है लिगेंड है उसको हम बिंदु आवेश मानेंगे। किस तरीके से मानेंगे? बिंदु आवेश मानेंगे। बिंदु आवेश मानेंगे तो इसके अंदर क्या होता है? जो बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, तो वो कौन सा लगता है? परबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल। क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो इनके बीच में जो आकर्षण लगता है वो लगता है परबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल लगता है इनके बीच। तो ये बेथे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और इसके अंदर क्या होता है? जो लिगेंड होता है वो केंद्रीय धातु की ओर अग्रसर होता है और डी कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो ऊर्जा है उनको क्या करता है? ये प्रभावित करते हैं। जो लिगेंड होता है ना वो केंद्रीय धातु की ओर अग्रसर होंगे। जैसे ही लिगेंड आक्रमण करेंगे, अटैक करेंगे, तो ये क्या करते हैं? डी कक्षक की ऊर्जा को प्रभावित कर देते हैं। और जैसे ही ये अटैक करेंगे, डी कक्षकों की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, जैसे ही ऊर्जा को प्रभावित करेंगे ना तो ये क्या करेंगे? डी कक्षकों का विपाटन कर देते हैं। क्या करते हैं? डी कक्षकों का विपाटन कर देते हैं। और डी कक्षकों का विपाटन कर देते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब कैसे विपाटन करते हैं वो हमें देखना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है भी डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 होते हैं ना। शुरू में पांचों की एनर्जी क्या होती है? बराबर होती है। ये और सभी की ऊर्जा बराबर होती है जब हम क्या कहते हैं? समभ्रंश डी कक्षक इसे नाम कहते हैं। ठीक है। और पांचों की आकृतियाँ देखिए कैसे होगा। जो डी एक्स वाई होगा वो ऐसे होगा, अक्षों के मध्य होगा ना। ये लो, वो ये लीजिए डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। इसको एक्स वाई मान लो, इसे वाई जेड के लो, इसको जेड एक्स के लो। तो ये तो हो गया अक्षों के मध्य। कैसे हो गए? अक्षों के मध्य। और इसे हम कहते हैं T2G। क्या कहते हैं? T2G कहते हैं। ठीक है, T2G कहते हैं। और जो दो और बच गए वो तो क्या होता है? अक्षों पर होते हैं। ये एक्स वाई, तो ये क्या आ गया? डी एक्स स्क्र वाई स्क्र। और ये कौन सा आ गया? डी जेड स्क्र आ गया। कैसा आ गया? डी जेड स्क्र आ गया। इन दो कक्षकों को हम कहते हैं ईजी कक्षक। क्या कहते हैं? ईजी कक्षक कहते हैं। ये है T2G कक्षक। कैसे है T2G कक्षक? ठीक है, ये ईजी कक्षक है, ये T2G कक्षक है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इसके आगे और अध्ययन करना है अपने को। अब जो समरस डी कक्षक है उसके अंदर ये तीनों है ना, ये T2G जनरेट है, ये दोनों है ईजी जनरेट है। ईजी का मतलब क्या होता है? डबली, DUBLY, डबली डी जनरेट। और टी का मतलब क्या? ट्रिपली जनरेट। उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिपली जनरेट। ट्रिपली जनरेट, डी जनरेट सॉरी।
तो T2 यानी कि 3 है, 3 है, 3 से पता लग जाएगा। ये Eg डबल ही है तो ये डबल से पता चल जाएगा। तो बस ये आपको पता होना चाहिए भी कौन कौन सा कक्षक है वो T2G में आएगा और कौन कौन सा Eg में आएगा। तो इन्होंने क्या किया, सभी को इसको विपाटन कर दिया। अब हम पहले क्या पढ़ेंगे, ये पता लग गया क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन कैसे होता है और इसे क्रिस्टल सिद्धांत क्यों कहते हैं। अब चलिए हम क्या करेंगे, पहले अष्टफलकीय के अंदर पढ़ेंगे। आज हम किसके अंदर पढ़ेंगे, अष्टफलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डी कक्षकों का विपाटन पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, जैसे जो अष्टफलकीय यौगिक है, कंपाउंड है, ये लो समरस डी कक्षक आ गए। पहले जैसे ही पहले लिगेंड आता ना, तो पहले तो एक बार तो सभी पांचों कक्षकों की ऊर्जा को प्रभावित करता है। सभी पांचों डी कक्षक होते हैं ना, उन सभी को प्रभावित करेगा एक बार तो। जैसे ही डी कक्षक पर इलेक्ट्रॉन पर जैसे ही जो लिगेंड आएगा वो अटैक करेगा तो ऊर्जा को एक बार प्रभावित करेगा। तो ऊपर चले ये डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और लास्ट डी जेड स्क्वायर। फिर क्या होगा, इनका विपाटन हो जाएगा। ऊपर तो आएगा ई जी और नीचे आएगा T2G। ठीक है। अब देखो विपाटन क्यों होता है, क्योंकि देखो ये तो होते हैं अक्षों को मध्य और ये होते हैं अक्षों पर। ये तो होते हैं अक्षों पर और ये होता है अक्षों के मध्य। मैंने ऊपर बता दिया आपको, ये अक्षों के मध्य था। ये देखो ये अक्षों पर है ना, ये अक्षों के ऊपर है। जैसे ही लिगेंड अटैक करता ना तो अक्ष पर आता है, तो ज्यादा प्रतिकर्षण कहाँ होगा, अक्षों पर होगा, इस पर नहीं होगा। जैसे ही इस पर ज्यादा प्रतिकर्षण होगा ना तो स्थायित्व कम, ऊर्जा ज्यादा। तो ये दो कक्षक तो ऊपर चले जाएंगे क्योंकि ऊर्जा ज्यादा है, और अक्षों के मध्य तो आएगा नहीं, तो इनके आकर्षण होगा या फिर कम प्रतिकर्षण होगा, तो इनके क्या ऊर्जा कम हो जाएगी, स्थायित्व ज्यादा हो जाएगा। तो ये देखो ये दो भागों में बंट जाते हैं, Eg ऊपर T2G नीचे। इनकी ऊर्जा कम, इसकी ऊर्जा ज़्यादा। इसकी प्रतिकर्षण की वजह से होता है, क्योंकि लिगेंड अक्षों पर आ रहे हैं और ये अक्षों पर ही विन्यासित होती है। तो ये टोटल होती है ना ऊर्जा इन दोनों भी, इसे तो कहते हैं डेल ओ। डेल ओ होती है 10DQ के बराबर, और डेल ओ को ही हम कहते हैं CFSC, क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ये जो बेरी सेंटर है और ये बेरी सेंटर है, ये बीच वाला क्या बेरी सेंटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर बोलते हैं। तो ऊपर वाला है ना वो तो बन जाएगा 3/5 डेलो और ये 2/5 डेलो। ये ऊपर है इस बेरी सेंटर के ऊपर, तो ये प्लस में एनर्जी आएगी, ये नीचे आएगी क्योंकि नीचे है। अब डेलो की वैल्यू 10 है, इस डेलो की जगह 10 रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगी 6DQ आ जाएगा ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस के 6 आ जाएगा, और यहाँ कौन सा आएगा माइनस का 4 आ जाएगा। जब हम डेलो की वैल्यू रखेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, अष्टफलकीय के अंदर डी कक्षों की जो कक्षों का जो विपाटन है वो मैंने आपको समझा दिया। एक बार तो सभी के सभी समृद्ध जो डी कक्षक है इनकी एक बार तो ऊर्जा सभी की बढ़ती है, उसके बाद में जिसमें प्रतिकर्षण ज़्यादा उसकी ऊर्जा ज़्यादा, उसके कम हो जाएगी जिससे कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन। ये हमें डायग्राम बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, अब जो इनका जो विपाटन है, जो सारा कुछ जो हम देख रहे हैं भी, जिसका प्रतिकर्षण ज़्यादा हो गया उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी तो Eg की ज़्यादा होगी। अब क्या जो धातु है इनके जो इलेक्ट्रॉन है, डी इलेक्ट्रॉन है, उनका वितरण दो कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, दो कारकों पर निर्भर करता है। उससे पहले देखिए आप, जो CFC का मान होता है ना, CFC का मान होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो धातु आयन किस किस पर निर्भर करेगा, आप देखते जाना। धातु आयन पर निर्भर करेगा, और एक किस पर करेगा, लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करेगा। किस पर करेगा, लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो धातु आयन पर कैसे निर्भर करेगा, जितना उस पर धनात्मक आवेश होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, धनात्मक आवेश होगा, उतनी उसकी क्या होगी, CFC ज़्यादा होगी। और लिगेंड में की प्रकृति में क्या होगा, जितना वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उसकी उतनी ही CFC एनर्जी ज़्यादा होगी, उसकी उतनी क्या होगी, CFC ज़्यादा होगी। ये दो कारक हमें ध्यान रखने हैं भी, जितना ज़्यादा धातु पर आवेश होगा पॉजिटिव उतनी ज़्यादा CFC होगी। और लिगेंड की प्रकृति कैसे निर्भर करेगी, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतनी ज़्यादा CFC होगी। तो ये क्या दो कारक होते हैं वो CFC को मेनली मुख्यतः प्रभावित करते हैं।
ठीक है। अब देखिए आगे मैं आपको और बताता हूँ। आगे आप देखेंगे तो जो डी कक्षों का जो इलेक्ट्रॉन है, जो डी इलेक्ट्रॉन है, उनका जो वितरण है वो दो प्रकार से निर्भर करेगा। दो प्रकार से दो प्रकार के जो कारक उस पर निर्भर करता है। एक तो निर्भर करता है डेल ओ यानी कि CFC, डेल ओ या CFC, और दूसरा है पाई। पाई को हम कहते हैं युग्मन ऊर्जा। क्या कहते हैं? युग्मन ऊर्जा कहते हैं। डेल ओ CFC और पाई युग्मन ऊर्जा, इन दो पर निर्भर करता है। किससे निर्भर करता है भाई? यदि CFC का मान ज़्यादा है और युग्मन ऊर्जा कम है, CFC का मान क्या ज़्यादा है, पाई का कम है, युग्मन ऊर्जा कम है, तो बताओ युग्मन होगा कि नहीं होगा? युग्मन होगा। युग्मन होगा तो यहाँ पर बनेंगे आंतरिक कक्षक संकुल। क्या बनेंगे? आंतरिक कक्षक संकुल बनेंगे। और कब बनेंगे? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। क्योंकि देखो मैंने अभी बताया, जस्ट 2 मिनट पहले बताया भी, जितना ज़्यादा प्रबल लिगेंड होगा उतनी ज़्यादा उसकी CFC होगी। इसका मतलब युग्मन ऊर्जा कम, युग्मन ऊर्जा कम तो युग्मन ज़्यादा होगा, तो वो आंतरिक कक्षक संकुल बनाएंगे। और कल भी मैंने VBT में बताया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेंगे तो आंतरिक कक्षक संकुल बनता है। 2 नंबर क्या होता है? युग्मन ऊर्जा ज़्यादा हो जाए और CFC ऊर्जा कम हो जाए तो कौन सा संकुल बनेगा? बाह्य कक्षक संकुल बनेगा। बाह्य कक्षक संकुल बनेगा। और कब बनेगा? जब वीक फील्ड लिगेंड हो। ठीक है। अब आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा, युग्मन हो जाएगा तो ये क्या बनेगा? निम्न चक्रण संकुल बनेगा। कैसा बनेगा? निम्न चक्रण संकुल बनेगा। ये बाह्य कक्षक है, युग्मन ऊर्जा ज़्यादा है, CFC कम है, तो इसके अंदर क्या होगा? उच्च चक्रण संकुल होगा। कैसा होगा? उच्च चक्रण संकुल होगा। ये चक्रण युग्मित होगा, ये चक्रण मुक्त होगा। तो ये हो गया हमारा दो कारक, डी इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है दो तरीके से, डेल्टा O या CFC और पाई युग्मन ऊर्जा के आधार पर। अब देखो जो लिगेंड होते हैं ना, उनकी प्रबलता के क्षेत्र में बढ़ते हुए क्रम दिया गया। लिगेंडों की एक सीरीज बनाई गई है। लिगेंड की प्रबलता के आधार पर प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में एक सीरीज बनाई गई, उसे नाम दिया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया गया। तो ये देखिए सबसे कम इलेक्ट्रॉन आते हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, फिर थायोसाइनेट हो गया, क्लोराइड, ठीक है, नाइट्रेट ये हो गया, फ्लोराइड, हाइड्रोक्सो ऑक्जिलेटो, फिर जल, और फिर DTA, अमोनिया, एथिलीन डाइमीन, और सबसे प्रबल कौन सा होता है? कार्बोनिल होता है। और सबसे दुर्बल कौन सा होता है? आयोडीन होता है। तो ये एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी गई है। हाँ, जल के बाद जितने भी सारे होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और उससे पहले ये जितने भी होते हैं ना, ये होते हैं वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। और मैंने VBT में बताया था ये सीरीज किसके द्वारा दी गई थी? CFT सिद्धांत में दी गई थी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एक एक करके डी इलेक्ट्रॉनों का वितरण पढ़ेंगे। चलिए ये देखिए डी इलेक्ट्रॉनों का वितरण पढ़ते हैं। डी इलेक्ट्रॉन वितरण पढ़ते हैं तो एक साइड में तो मैंने वीक फील्ड लिगेंड लिया है, एक साइड में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया है। अब D1 है, D1 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक होते हैं। अब एक का अपने को विभाजन करना है, तो देखो एक वाला इलेक्ट्रॉन जो एक में T2G में आएगा, यहाँ भी T2G में आएगा। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और ये कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। ठीक है। 2 नंबर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं D2 में? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या है? 1 2। क्या युग्मन होगा? कहीं नहीं होगा। ये भी कैसा आएगा? अनुचुंबकीय आएगा। कैसा आएगा? अनुचुंबकीय। D3 देखिए 1 2 3, 1 2 3, यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन। ये भी कैसे? अनुचुंबकीय है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमें 4 के अंदर समझना जरूरी है। 4 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं और वीक फील्ड लिगेंड होता है ना, तो CFC का मान तो कम होगा, ये गैप कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? युग्मन नहीं करेंगे, वो ऊपर चले जाएंगे क्योंकि पाई का मान ज़्यादा है। और लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना, वहाँ पर युग्मन करेगा 1 2 3, और यहाँ पर क्या होगा? युग्मन हो जाएगा, क्योंकि पाई का मान कम है, युग्मन ऊर्जा कम है, तो युग्मन तो होगा। अब देखो है दोनों अनुचुंबकीय, दोनों के पास क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? युग्मन हो जाएगा। D5 के अंदर देखिए आप 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 हो गए। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर युग्मन होगा।
लेकिन है दोनों ही अनुचुंबकीय। कैसे हैं? दोनों ही अनुचुंबकीय होते हैं। देखो फर्क क्या आ रहा है, फर्क देखिए आप, फर्क क्या आ रहा है। पहले वाले में दोनों में n बराबर 1 है, दोनों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले में दोनों के पास दो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तीसरे में भी दोनों के पास तीन तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। लेकिन चौथे वाले में देखिए, यहाँ पर तो n बराबर 4 है, लेकिन यहाँ पर n बराबर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितना फर्क आएगा। और फिर 5 वाले में देखिए, 5 वाले में क्या होगा, यहाँ तो n बराबर 5 है, लेकिन यहाँ n बराबर कितना है, 1 आएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इतना ही फर्क पड़ेगा हमारा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे चलते हैं अपने। ये देखिए D6 का इलेक्ट्रॉन वितरण करते हैं अपने, 1 2 3 4 5 6। अब इसका देखिए वीक फील्ड में 1 2 3 4 5। अब तो युग्मन करना ही पड़ेगा अपने, कोई इलाज नहीं है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 सारे युग्मन हो गए। अब बताइए ये कैसा होगा, n बराबर 4 है, 1 2 3 4, तो ये तो अनुचुंबकीय है। कैसा है, अनुचुंबकीय है। लेकिन ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय है, क्योंकि यहाँ पर n बराबर 0 और ये प्रतिचुंबकीय है। कैसे, प्रतिचुंबकीय। नेक्स्ट D7 में देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 है इलेक्ट्रॉन। यहाँ फील्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3। कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। कैसा होगा, अनुचुंबकीय। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, पहले युग्मन होगा फिर ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो n बराबर कितना है, 1। तो ये भी कैसा है, अनुचुंबकीय है। कैसा है, अनुचुंबकीय। D8 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर फिल कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके पास कितना, n बराबर 2 है, यहाँ फिल कीजिए इलेक्ट्रॉन। पहले युग्मन करवाना है अपने को, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी n बराबर कितना है, 2। तो दोनों के दोनों कैसे, अनुचुंबकीय हैं। कैसे हैं, दोनों के दोनों अनुचुंबकीय। ठीक है, और दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, दोनों का जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है वो सेम ही हुआ है। फिर आगे वाले में देखिए आप, D9 में 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि D8 D9 D10 तीनों तीनों सेम ही भरे जाएंगे। यहाँ भी n बराबर 1 है, यहाँ भी n बराबर 1 है, और दोनों के दोनों कैसे, अनुचुंबकीय होते हैं। और D10 में तो कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा ऑर्बिटल भरा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे पूरे। इसके अंदर तो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसमें भी n बराबर 0 है, n बराबर 0 है, तो ये कैसा आ गया, प्रतिचुंबकीय आ गया। कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो ये मैंने सारा इलेक्ट्रॉनों का वितरण बता दिया आपको। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात कौन सी है, समझने वाली बात ये है भी D1 लीजिए, D2 लीजिए, D3 लीजिए, D8 लीजिए, D9 लीजिए, D10 लीजिए। इसके अंदर चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या समान अभी आपने देखा। लेकिन D4 D5 D6 D7 के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं। तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का फर्क पड़ेगा। इसके अलावा जो D0 और D10 है वो तो प्रतिचुंबकीय है ही है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। लेकिन D6 एक मात्र स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस के अंदर प्रतिचुंबकीय होता है। कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। ये हमें बात ज़्यादा खास करके याद रखनी है। D0 में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, D10 में साफ सारा फील्ड हो गया, तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लो चाहे वीक फील्ड लो, ये तो प्रतिचुंबकीय होगा। बाकी सारे अनुचुंबकीय है, हमने अभी पढ़ा है। वो बस एक D6 होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में प्रतिचुंबकीय होता है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए सारे पता लग गया। तो इसके अंदर क्या है, अब मैं आपको टेबल दिखाएगा, जो अपने डी इलेक्ट्रॉन वितरण किया ना उसकी टेबल है। ये देखिए
ये मैंने डी इलेक्ट्रॉन विन्यास आ गया D1, ये विन्यास आ गया जो भी हमने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन म्यू, ये डी इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड लिगेंड एन और म्यू। ये सारा का सारा आप निकालोगे वैसा वैसा निकलता जाएगा। और आउटर है इनर है वो सब आप देखोगे तो ये सारी की सारी टेबल है, आप ध्यान से इसको देखना, करके देखना, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। मैंने सारा का सारा जो आपको भी डायग्राम से समझाया है वो सारा मैंने एक टेबल के अंदर आपको बता दिया है, तो इसको आप करके देखना। सारे के सारे मैंने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है म्यू है वो सारा निकालना बता दिया, कौन अनुचुंबकीय होगा कौन प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, तो ये आज हमने क्या पढ़ लिया, डी कक्षकों सॉरी अष्टफलकीय क्षेत्र के अंदर हमने जो पढ़ा है डी इलेक्ट्रॉनों का वितरण पढ़ लिया है। कल हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल के अंदर डी इलेक्ट्रॉन का विपाटन पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पूरा समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।